हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो।
So good morning. So good morning to all of you. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने प्रकाश के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। आप लोगों की फरमाइश थी कि लेंस भी पढ़ लिया जाए, तो लेंस वाली बात भी हमने पढ़ ली थी, है ना। तो मिरर भी पढ़ लिया, लेंस भी पढ़ लिया। लेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, राइट, वो भी देख लिया हमने। और चश्मे के नंबर कैसे लिखे जाते हैं ये भी हमें पता चल गया। साथ ही साथ मैंने एक भविष्यवाणी भी कर दी थी, जो बेसिकली भविष्यवाणी न हो के विज्ञान था, और वो ये था कि आप सबने जो चश्मे पहन रखे हैं, अगर आपने पहन रखे हैं डॉक्टर के सलाह से, तो वो सारे चश्मे जो आपने पहन रखे हैं वो कॉन्केव है, यानी वो माइनस वाला नंबर है। इसके पीछे विज्ञान ये है, भविष्यवाणी तो नहीं है, विज्ञान ये है, राइट, कि इस उम्र में, यानी कि कम उम्र में, जो आप लोगों की उम्र है बच्चों वाली उम्र में, मायोपिया रोग ही होता है। तो मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें हमें नज़दीक का सब कुछ दिखता है, दूर देखने में परेशानी होती है। तो आपने जो भी चश्मे पहन रखे हैं, आप लोगों में से आप लोग पढ़ते समय चश्मा उतारते तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप जब दूर देखते हैं तो दूर देखते समय आपको धुंधलापन दिखता है। क्योंकि कई बार आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सोते समय अगर चश्मे आप उतार दें, नॉर्मली उतार ही देते हैं तो, लेकिन फिर भी मोबाइल पे एक आध मैसेज आ जाए तो बिना चश्मे के आप पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन दूर देखने में तकलीफ होती है। तो आज की जो क्लासेस हैं, आज की जो कक्षा है, वो उसी पर आधारित है, जिसको हम पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स, यानी दृष्टि दोष के रूप में हम आज देखेंगे। तो आई डिफेक्ट यानी कि दृष्टि दोष, राइट, ये हमारा आज का टॉपिक है। हालांकि इसको हम चाहते तो बायोलॉजी में जो हमने ह्यूमन आई पढ़ी थी उसी के साथ पढ़ सकते थे, लेकिन फिलहाल हमने उसको वहीं पे रोक दिया था, इसलिए क्योंकि जब हम फिजिक्स में लेंस पढ़ लेंगे तब इस टॉपिक पे हमारी पकड़ और बेहतर बन सकती है। तो दृष्टिदोष चार प्रकार के हैं। एक तो है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है स्टिग्मैटिज्म, और चौथा है प्रेसबायोपिया। हम सबको देखेंगे एक एक करके। तो जो फर्स्ट आई डिफेक्ट है, हमारा पहला आई डिफेक्ट, वो है मायोपिया। मायोपिया, अब मायोपिया का एक और नाम है, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, या इसे इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। हालांकि नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन दिखता दूर का नहीं है। अब सवाल है कि जब दिखता दूर का नहीं है तो निकट दृष्टि दोष नाम क्यों रखा, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो पहली बात कि ये जो आई डिफेक्ट वाला मामला है, ये है कैसे, किस हिसाब से, मायोपिया में होता क्या है। यानी कि अगर आपको चश्मे लगे हैं तो मायोपिया के कारण लगे हैं। तो पहली बात तो ये समझें कि मायोपिया कोई नेत्र रोग नहीं है। अगर नेत्र रोग होता तो हम उसको लिखते हैं आई डिजीज। ये दृष्टि दोष है, ये एक दोष है। दोष का मतलब डिफेक्ट है, जिसका करेक्शन हो सकता है, जिसमें सुधार की जा सकती है, और सुधार जो होगा वो चश्मे से होगा, है ना, जो चश्मे आपने पहन रखे हैं। तो मायोपिया में ये होता है कि व्यक्ति जब इस दृष्टि दोष से ग्रसित होता है तो वो नज़दीक की चीज़ों को देख पाता है ठीक से, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है, दूरस्थ वस्तु होती है, उसको देखने में इसको तकलीफ होती है। तो लिख सकते हैं, लिखिए, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति
इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को देख पाता है, नजदीक की वस्तुओं को देख पाता है, नजदीक की वस्तुओं को देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में, लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है ना। अब इसी बात को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि एक सामान्य तौर पे जब हम आंखों की संरचना देखते हैं तो क्या क्या होता है। जैसे कि मायोपिया के संदर्भ में हम चीज़ों को समझे तो क्या होगा। तो देखो भाई, अगर हम नॉर्मल विजन की बात करें, आपने आंखों की संरचना पढ़ रखी है, ये आई की संरचना है, राइट, ये कॉर्निया है और अंदर में एक लेंस है, ये बात आपने पढ़ रखी है। रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं, जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं और वो हल्का सा मोड़ दिया जाए तो रेटिना पर क्रॉस कर जाएगी और रेटिना पे क्रॉस करेगी तो वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए ये दूरस्थ वस्तु है और दूरस्थ वस्तु को, एक दूरस्थ वस्तु को आप देख रहे हैं, है ना, इस दूरस्थ वस्तु को आप देख रहे हैं। और ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये डायग्राम सामान्य विजन का है, इट इज ऑफ नॉर्मल विजन, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इट इज नॉर्मल विजन, ये नॉर्मल विजन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, राइट। ध्यान से देखिए, अब दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए आप ध्यान देंगे, दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की किरणों को कम मोड़ना पड़ेगा, कम मोड़ना है, और कम मोड़ने के लिए लेंस की पावर कम होगी। तो इस समय लेंस की पावर जो है वो कम है और लेंस की फोकस दूरी जो है वो ज्यादा है कि नहीं। तो लेंस की पावर कम और फोकस दूरी ज्यादा, इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। लेंस पतली है तो फोकस ज्यादा है और फोकस ज्यादा है तो इसकी पावर कम है, पावर कम है तो प्रकाश को कम मोड़ेगा। क्योंकि प्रकाश की किरणें ऑलरेडी समानांतर स्वरूप में आ रही हैं तो इसको कम ही मोड़ना है ताकि रेटिना पर ये केंद्रित हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति मायोपिया से ग्रसित होगा, अब देखिए ये जो मैं बना रहा हूं लाल रंग से, ये मायोपिया वाला आंख है ना। तो मायोपिया वाले आंख में क्या होगा कि लेंस की आकृति बड़ी राउंड जैसी हो जाएगी, मोटी लेंस हो जाएगी, अंदर वाली लेंस। वस्तु अभी भी दूरस्थ है, देखिए ध्यान से, दूरस्थ वस्तु, और दूरस्थ वस्तु से जो प्रकाश की किरणें होंगी वो तो समानांतर आएंगी, ये भी हमें पता है। लेकिन चूंकि लेंस मोटी है, पावर ज्यादा है, तो अभी क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा मोड़ देगा, इसके जो मोड़ने का एंगल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और मोड़ने की एंगल जब बहुत ज्यादा होगी तो सोचिए रेटिना के सामने प्रतिबिंब बन गया तो धुंधला तो दिखेगा ही। तो ये जो विजन मैंने बनाया सेकंड वाला, ये है मायोपिक, मायोपिक विजन, जहां पे नजदीक तो देख लेगा, क्योंकि नजदीक देखने के लिए तो लेंस मोटा ही चाहिए। लेकिन अभी देखिए लेंस की पावर, यहां पे मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, इस पॉइंट पे लेंस की पावर अधिक है, लेंस का फोकस दूरी कम है, और इसके कारण प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पहले हो रहा है। तो इस व्यक्ति को दूर की वस्तु धुंधली दिखेगी, नजदीक दिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नजदीक देखने के लिए तो पावर ज्यादा चाहिए ही। नजदीक से आने वाली प्रकाश की किरणें तो फैलती हुई आती हैं, उनको तो ज्यादा मोड़ना ही पड़ता है। तो ये दो डायग्राम जो बताता है कि एक सामान्य विजन है और एक जो विजन है वो कैसा है, मायोपिक विजन है, मायोपिया का विजन है। तो सामान्य विजन, मायोपिक विजन, राइट। तो इसको बनाइए।
तो बना लिया आपने। बायोलॉजी में जब ह्यूमन आई पढ़ाया था तो बताया था कि अंदर वाला लेंस फ्लेक्सिबल है, वो अपने आकार में परिवर्तन कर सकता है ना। अब कुछ विसंगति होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसके चलते ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए तो लिखते हैं, बना लिया होगा आपने, लिखिए। मायोपिया के कारण, मायोपिया के कारण, कारण क्या है? तो हेडिंग दीजिए मायोपिया के कारण, और कारण में पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट कारण में आंखों के लेंस के, आंखों के लेंस के फोकस दूरी, आंखों के लेंस के फोकस दूरी का कम हो जाना, आंखों के लेंस के फोकस दूरी का कम हो जाना, या पावर का बढ़ जाना। तो आंखों के लेंस के फोकस दूरी का कम हो जाना या पावर का बढ़ जाना। कारण क्या है? कुछ भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, विकार है, हो सकता है ना। तो पहला कारण यही है, आंखों के लेंस के फोकस दूरी का कम हो जाना या पावर का बढ़ जाना। दूसरा लिखिए, दूसरा, रेटिना का, रेटिना का अपने स्थान से पीछे चले जाना, रेटिना का अपने स्थान से पीछे चले जाना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लेंस में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेंस बिल्कुल वैसा ही रहा, बस किसी कारणवश, किसी डॉक्टरी कारणवश जो रेटिना था वो अपने स्थान से पीछे चला गया, आंखों में प्रेशर की गड़बड़ी हुई और रेटिना शिफ्ट कर गया इधर। तो जैसे ही रेटिना पीछे शिफ्ट करेगा तो प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के आगे बनने लगेगा। तो एक गड़बड़ी हो सकती है लेंस की, कि लेंस की पावर बढ़ गई, प्रकाश को अधिक मोड़ने लगा और इतना मोड़ दिया कि अब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बना। और दूसरा हो सकता है कि रेटिना अपने स्थान से, अपने नियत बिंदु से पीछे की तरफ चला जाए, लेंस में कोई गड़बड़ी ना हो। 99% केसेस में पहला कारण प्रभावी होता है कि हमारे लेंस में कहीं ना कोई दिक्कत आ जाती है। 1% केस ऐसा भी होता है जिसमें रेटिना अपने स्थान से पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाता है ना। फिर लिखिए, मायोपिया का प्रभाव, ये तो कारण हो गया, कारण के बाद लिखिए मायोपिया का प्रभाव। प्रभाव क्या होता है? मायोपिया का प्रभाव, तो मायोपिया का प्रभाव क्या होगा, इस बात को समझेंगे, है ना। मायोपिया का प्रभाव क्या होगा, इस बात को समझते हैं, राइट। तो मायोपिया वाला व्यक्ति दूर नहीं देख पाता, बहुत दूर तक देखने की इसकी संभावना खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एक निश्चित दूरी तक ही स्पष्ट देख पाएगा। छोटे बच्चों में कई बार हो जाता है, और ऐसे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बता भी नहीं सकते कि दिक्कत क्या है। वो अगर पीछे बैठे तो बोर्ड पे क्या लिखी है चीज़ें दिख नहीं पा रही। हमने इसको पहले पढ़ा है, आपको याद होगा, हमने पहले इस बात को पढ़ रखा है कि हमारे दूर देखने की क्षमता अनंत तक है, हम तारे भी देख लेते हैं। लेकिन अगर हमारी दूर देखने की क्षमता घटकर 2, 4, 5, 10 मीटर हो जाए तो हमारी दूरस्थ बिंदु सीमित हो गई। पहले अनंत थी, अब घट के कुछ दूरी ही रह गई। तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि दूरस्थ बिंदु अनंत से घटकर व्यक्ति के करीब आ जाएगी। तो पहला प्रभाव लिखिए, दूरस्थ बिंदु अनंत से घटकर, अनंत से घटकर व्यक्ति के करीब आ जाता है।
दूरस्थ बिंदु अनंत से घटकर व्यक्ति के करीब आ जाता है ना। तो दूरस्थ बिंदु जो पहले अनंत पे थी, अब वो 2, 4, 10 मीटर की रह गई। तो दूरस्थ बिंदु घटकर हमारे पास आ गई। चश्मा निकालेंगे, दिखना बंद हो जाएगा, दूर की चीज है ना। और एक और प्रभाव होगा, प्रभाव नंबर 2 लिखिए। तो दूसरा पॉइंट लिखिए प्रभाव में, और लिखें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। सो जो दूर की वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के सामने बनने लगेगा, है ना। तो देख रहे हैं आप, रेटिना के सामने बन रहा है और धुंधला दिखेगा, जाहिर सी बात है। अब इसका निदान कैसे हो? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मायोपिया का निदान। मायोपिया का निदान। तो निदान में एक ही पॉइंट लिखिए, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, यानी कि माइनस लेंस वाले के साथ, अवतल लेंस के द्वारा, है ना। कैसे देखते हैं? तो जैसे मान लीजिए, यहां पे आइए, देखिए ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, आप अलग बना सकते हैं, मैं इसी पे बनाऊंगा। ये मायोपिया का था, और प्रॉब्लम ये थी कि ये जो अंदर का लेंस था, इसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि ये प्रकाश को बहुत ज़्यादा ही मोड़ रहा था, और प्रकाश अगर ज़्यादा मुड़ गई तो उसके चलते क्या होता था कि प्रकाश के अत्यधिक मुड़ाव के कारण रेटिना के सामने प्रतिबिंब बनता था। तो डॉक्टर जांच करते हैं, और जांच करने के बाद वो एक अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। यह अवतल लेंस वाला चश्मा है। इस चश्मे का काम क्या है? इस चश्मे का काम है प्रकाश को फैलाना। तो ये क्या करता है? इसी अनुपात में प्रकाश को फैला देता है, और प्रकाश को इतना फैलाता है कि अब अंदर वाला लेंस अगर इसको मोड़े तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो? रेटिना पर हो। तो बस एक छोटा सा काम किया, और वो काम ये किया कि अंदर वाला लेंस जितना ज्यादा मुड़ता था, उसी अनुपात में हम एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जो प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने के पहले फैला देगा, और जब फैला देगा तो बात खत्म हो गई। नाउ दिस विल बी करेक्शन, है ना। तो ये इलाज नहीं है, ये बेसिकली करेक्शन है। निदान वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन हो गया। तो मायोपिया को लेकर बस इतनी बातों को ध्यान रखना है कि हम करेक्शन अवतल लेंस के द्वारा करते हैं, और उसके कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है। तो डेफिनेशन, 4 चीजें पढ़नी है, देखिए बहुत क्लियरिटी के साथ। पहला है डेफिनेशन, दूसरा है कारण, तीसरा है प्रभाव, और चौथा है निदान। हो गई बात खत्म, है ना। तो अब कम से कम आपको ये तो पता है कि आपको मायोपिया है, और मायोपिया है तो कोई रोग नहीं, दोष है। उस दोष का निदान आराम से चश्मे के द्वारा किया जा सकता है। और फिर आगे अगर आपको लगे कि नहीं जी चश्मे नहीं पहनने हैं, तो चश्मे हटवा भी सकते हैं। लेसिक सर्जरी होती है, लेजर के द्वारा लेसिक सर्जरी बताया था मैंने आपको, और आगे बताऊंगा, सॉरी आपको नहीं बताया है। और उसमें भी हम चश्मे को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगले चरण में, और अगला जो टॉपिक है वह है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। अगर किसी का छूट गया हो तो ये बना ले पहले। तो ये वाला भी आपको डायग्राम बनाना है, ताकि ये क्लियर रहे कि भाई मायोपिया का उपचार होता कैसे, निदान कैसे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, राइट। तो हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, या फिर हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष। है ना? तो फार साइटेडनेस दूरदृष्टि दोष उल्टा है इसमें। इसमें क्या है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक देखने में तकलीफ होती है। तो पढ़ने लिखने में तकलीफ होगी, बाकी दूर तो दिखेगा आराम से। तो लिखिए, परिभाषा लिखिए, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक देखने में कठिनाई होती है। नजदीक देखने में कठिनाई होती है ना? अब इसमें भी देखते हैं कि सामान्य तौर पे नजदीक देखने का मतलब क्या होता है। सामान्य तौर पे नजदीक देखने का मतलब क्या होता है, इस बात को देखिए। तो मान लीजिए, अब नॉर्मल विजन की बात कर रहे हैं, तो ये आंख है, ये कॉर्निया है, ये अंदर लेंस है जो बहुत मोटा है। वस्तु नजदीक है तो निकट वस्तु, मैंने लिखा निकट वस्तु। हम सब जानते हैं निकट वस्तु से प्रकाश की किरणें फैलती हुई आती हैं, और जब प्रकाश की किरणें फैलती हुई आएंगी तो ये ऐसे कटेंगी, है ना? इस तरीके से कट जाएंगी, यानी कि इसको अधिक मोड़ना पड़ेगा। अभी इस स्थिति में ये सामान्य विजन है। ये क्या है? नॉर्मल विजन। किसके लिए? नजदीक की वस्तु के लिए। और यहां पे अगर देखें आप, तो यहां पे एक बात स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि अभी पावर जो है लेंस का वो अधिक है और फोकस दूरी जो है वो कम है। हमने इस बात को पढ़ा हुआ है, 2 बार पढ़ा है, बायोलॉजी की क्लास में भी पढ़ा और लेंस में भी पढ़ा, है ना? ठीक है। और अगर यही प्रॉब्लम हो जाए, अगर यही हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, तो क्या स्थिति होगी उसको देखते हैं। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो क्या स्थिति होगी, हम उस बात को समझते हैं, है ना? तो लेंस हो जाएगा पतला, और लेंस हो जाएगा पतला, और देख रहे हैं अभी भी आप किसको? निकट वस्तु को। तो निकट वस्तु को देख रहे हैं। अब देखिए, प्रकाश की किरणें फैलती हुई आएंगी, मोड़ना ज्यादा था, मोड़ नहीं पाएगा ज्यादा, हल्का ही मोड़ेगा, और ये रेटिना के बाहर जाके क्रॉस करेगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा? रेटिना के बाहर। रेटिना पे ही होना चाहिए था। तो ये जो होगा वो होगा हाइपर मेट्रोपिक विजन। एक ऐसा विजन है जो हाइपर मेट्रोपिक है ना? तो मैं फिर से बोलता हूं कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु अस्पष्ट देखता है, दूर की वस्तु अस्पष्ट देखता है, लेकिन नजदीक देखने में कठिनाई होती है। लेकिन नजदीक देखने में कठिनाई होती है ना? और ये दोनों डायग्राम बनाइए आप पहले तो।
ठीक है, अब लिखिए, अब लिखिए कारण, हाइपरमेट्रोपिया के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिया के कारण, है ना। और कारण स्पष्ट है क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं इस स्थिति में पावर जो हो गई, यहां पे देखिए आप ध्यान से, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, यहां पे पावर जो है इसकी वो कम हो गई और फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, जिसके चलते ये मोड़ नहीं पा रहा है। तो पहला कारण लिखिए, आंखों के लेंस के फोकस दूरी का, आंखों के लेंस के फोकस दूरी का अधिक हो जाना, फोकस दूरी का अधिक हो जाना, या पावर का कम हो जाना, या पावर का कम हो जाना, या पावर का कम हो जाना, राइट। तो आंखों के लेंस के फोकस दूरी का अधिक हो जाना या पावर का कम हो जाना, तो ये कहानी है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं। और दूसरा एक और स्थिति है और वो ये है कि सब कुछ ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत ना हो, लेंस के स्तर पे कोई परेशानी ना हो, बट रेटिना अपने नियत स्थान से आगे की तरफ आ जाए। तो जैसे ही रेटिना अपने नियत स्थान से आगे की तरफ आएगा, प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पीछे बनने लगेगा, और प्रतिबिंब का निर्माण जैसे ही रेटिना के पीछे बने निकट वस्तु का, तो होगा हाइपरमेट्रोपिया, राइट। तो लिखिए रेटिना का दूसरा कारण, रेटिना का अपने नियत स्थान से, रेटिना का अपने नियत स्थान से अपने नियत स्थान से आगे आ जाना, आगे आ जाना, राइट। तो रेटिना का अपने नियत स्थान से आगे आ जाना, मैं दोबारा दोनों बोल देता हूं। पहला लिखिए, आंखों के लेंस के फोकस दूरी का, आंखों के लेंस के फोकस दूरी का अधिक हो जाना या पावर का कम हो जाना, या पावर का कम हो जाना, राइट, या पावर का कम हो जाना। और दूसरा मैंने कहा कि रेटिना का अपने नियत स्थान से, रेटिना का अपने नियत स्थान से आगे आ जाना, रेटिना का अपने नियत स्थान से आगे आ जाना, राइट। तो ये कहानी है। प्रभाव क्या होगा तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हाइपरमेट्रोपिया का प्रभाव, हाइपरमेट्रोपिया का प्रभाव, हाइपरमेट्रोपिया का प्रभाव, राइट। और लिखें, हाइपरमेट्रोपिया का प्रभाव। और लिखिए पहला पॉइंट, नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब, नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के
पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है, देख रहे हैं आप, रेटिना के पीछे बन रहा है। अब रेटिना के पीछे जब बनेगा तो नजदीक को देखने में दिक्कत होगी, और नजदीक की जो निकटतम दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की निकटतम दूरी होती है। जो व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित होते हैं ना, वो नज़दीक नहीं देख पाते हैं। तो वो नॉर्मली देखोगे, अगर उनके पास चश्मे नहीं हैं तो पेपर को, मैगजीन को, किताबों को थोड़ा दूर ले जाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नज़दीक देखने की क्षमता उनकी प्रभावित है। तो दूर ले जाके शायद को अभी वो पढ़ ले। तो लिख सकते हैं प्रभाव नंबर दूसरा, व्यक्ति की निकटतम बिंदु, व्यक्ति की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। व्यक्ति की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर ना हो के थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। दूर देखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दूर देखने के लिए लेंस तो पतला ही चाहिए, तो पतला तो हो ही गया था। अब इस पतले लेंस से आप नज़दीक नहीं देख पाएंगे, है ना, क्योंकि प्रकाश को जितना मोड़ना चाहिए नज़दीक की वस्तु को दिखाने के लिए उतना मोड़ नहीं पा रहा है। तो निदान के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए, निदान के रूप में डॉक्टर साहब जांच पड़ताल करेंगे और कहेंगे कि भाई अंदर की लेंस के पावर कम हो गई है, तो एक्स्ट्रा पावर जोड़ते हैं। तो एक और उत्तल लेंस आपको लगा देंगे जो प्रकाश को थोड़ा मोड़ देगा, और प्रकाश को थोड़ा और मोड़ के और फिर मोड़ा जाएगा अंदर के लेंस के द्वारा, तो अब रेटिना पर बनेगा, है ना। मैं दूसरे रंग से कर देता हूं ताकि आप स्पष्ट रूप से देख पाए, है ना। तो यहां पे देखिए आप, मैं ब्लू कलर से कर देता हूं कि यहीं पे चश्मे के रूप में एक उत्तल लेंस लगाया गया जो प्रकाश को थोड़ा मोड़ा, और मोड़ने के बाद जब ये मुड़ा तो रेटिना पे जाके मिल गया, है ना। तो लिखिए निदान, निदान, और निदान लिखिए उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, है ना। और साथ ही साथ आप ये डायग्राम जो है वो बना लेंगे। तीसरा डायग्राम आपके लिए है, मैं तो दो ही बनाऊंगा क्योंकि मैं तो एक के ऊपर एक बना सकता हूं, आप तीसरा बनाएंगे।
ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट है वो है प्रेस बायोपिया, तीसरा। तो थर्ड इज प्रेस बायोपिया, है ना। प्रेस बायोपिया को हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि दोष। यानी कि ये जरा का मतलब यहां पे उम्र से है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें व्यक्ति के आंखों की क्षमता कॉम्प्रोमाइज होती है। आपने देखे होंगे कि हमारे घर में जो एल्डरली हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 50, 60, 40 के पार में भी हम इस तरह की दिक्कतों को देख सकते हैं, है ना। और इस तरह की प्रॉब्लम में आंख की ओवरऑल, यानी कि सामान्य तौर पे पूरी आंख के देखने की क्षमता प्रभावित होती है। तो व्यक्ति न तो नज़दीक की चीज़ों को ठीक से देख पाता है और न ही दूर की चीज़ों को ठीक से देख पाता है। यानी कि इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के प्रभाव एक साथ पैदा होते हैं। तो लिखिए, यह सामान्यतः अधिक उम्र में होता है। यह सामान्यतः अधिक उम्र में होता है। अधिक उम्र में होता है जिसमें व्यक्ति नजदीक और दूर दोनों वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता। नजदीक और दूर दोनों वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता, है ना। तो इसमें नजदीक में भी पढ़ने में तकलीफ होगी और दूर देखने में भी तकलीफ होगी। अब लिखिए, कारण क्या है। इसमें आंखों के लेंस की कोई भी हमें तस्वीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि जो लेंस का लचीलापन है ना, वो कमजोर हो गया। तो लेंस की लचीलापन अगर कमजोर हो जाएगी तो लेंस न तो पूरी तरीके से फ्लैट होगा, जैसे मैं अपनी हाथ को दिखा रहा हूं। अगर लेंस फ्लैट है तो वो दूर की वस्तु को सही दिखाएगा, और अगर लेंस राउंड है ऐसा तो नजदीक को दिखाएगा। तो लेंस की स्थिति कैसी होनी चाहिए कि इट शुड बी फ्लैट लाइक दिस एंड इट शुड बी राउंड अप टू दिस। लेकिन अब क्या हो गया ना, लचीलापन में कमी आ गई। ना तो वो इतना फ्लैट होता है ना इतना राउंड होता है, जिसके चलते व्यक्ति ना तो दूर देख पाएगा ना ही नजदीक देख पाएगा। तो लिख सकते हैं पहला, कारण में पहला लिखिए, लेंस के लचीलेपन में कमी आना। लेंस के लचीलेपन में कमी आना। लेंस के लचीलेपन में कमी आना। राइट। और दूसरा है सेकंड, आपने याद होगा कि लेंस को पकड़ने के लिए सिलियरी पेशी की बात हमने की थी, है ना। यहां पे इस लेंस को पकड़ने के लिए एक मांसपेशी थी जिसको हमने कहा था सिलियरी पेशी है। तो सिलियरी पेशी भी कमजोर हो जाती है कई बार, उम्र के साथ साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं। तो सिलियरी पेशी अगर कमजोर हो जाएगी तो भी यह तकलीफ होगी। तो लिख सकते हैं एक और पॉइंट, सिलियरी पेशी का कमजोर होना। सिलियरी पेशी का कमजोर होना। सिलियरी पेशी का कमजोर होना। तो सिलियरी पेशी क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। राइट। सिलियरी पेशी का कमजोर होना, यू गॉट इट। तो मांसपेशी कमजोर होगी तो लेंस के आकार में जो परिवर्तन होंगे वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो एक तो लेंस के लचीलेपन में कमी आ गई और दूसरा कि लेंस की
को होल्ड करने वाली सिलरी पेशी के अंदर कमजोरी आ गई, इसके चलते न तो पूरी तरीके से फ्लैट होता है न पूरी तरीके से राउंड होता है। लिखिए प्रभाव, प्रभाव लिखिए और प्रभाव में लिखिए इसमें निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के प्रभाव प्रकट होते हैं। इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के प्रभाव प्रकट होते हैं। तो दोनों की दिक्कतें होंगी, निकट दृष्टि दोष भी होगी और दूर दृष्टि दोष भी होगा, दोनों के प्रभाव प्रकट होंगे, है ना। तो निकट दृष्टि दोष के प्रभाव यह होता है कि दूर नहीं देख पाएगा और दूर दृष्टि दोष का प्रभाव होता है कि निकट नहीं देख पाएगा, है ना। आप सोचिए, चूंकि दोनों तरह की दिक्कत है तो इसका निदान कैसे होगा। तो निदान होगा बाई फोकल लेंस से, बाई फोकल लेंस, है ना। अब बाई फोकल लेंस कैसे होते हैं तो आपने देखे होंगे, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चश्मे देखे होंगे आपके, उनके चश्मे में ऐसा कुछ दिखेगा, बीच से एक रेखा खींची हुई दिखेगी। और बीच से एक रेखा खींचने का मतलब है कि ऊपर वाला जो लेंस है वो है कॉनकेव और नीचे वाला जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स। ऊपर वाले लेंस से जब व्यक्ति देखता है आंख उठा के तो ये दूर देखने में मदद करता है, और नीचे वाला लेंस जो होता है जब हम पढ़ते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं तो ये नजदीक देखने में सहायक होता है। बाईफोकल लेंस क्यों कहते हैं, द्विफोकसी लेंस कहते हैं, इसको कहते हैं द्विफोकसी लेंस, क्योंकि एक ही कांच में दो फोकस हैं, यानी दो प्रकार के लेंस हैं। जाहिर सी बात है कि ये लेंस जो है वो नेगेटिव है और ये लेंस पॉजिटिव फोकस का है। तो बाईफोकल लेंस वाली बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बाईफोकल लेंस, अब इसी को कहते हैं कि नजदीक का मतलब किस लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि एक ही चश्मे में दोनों नहीं बनवाते, दो अलग अलग चश्मे रखते हैं। शशि थरूर साहब को देखिए आप, एक चश्मा पहनते हैं, एक चश्मा गर्दन में लटका होता है। जो गर्दन में लटका हुआ चश्मा है वो है पढ़ने वाला चश्मा, रीडिंग ग्लास, और दूसरा चश्मा जो पहनते हैं वो क्या है, नॉर्मल ग्लास। ये भी सही है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आप लिख लीजिए, पहले तो इसको बना लीजिए, द्विफोकसी लेंस के इस मामले को बनाइए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। बल्कि आजकल तो इससे भी बेहतर चीज़ें आ गई हैं, बाइफोकल लेंस से भी चीज़ें बेहतर आ गई हैं। जैसे कि ये देखिए आप, तो बाइफोकल लेंस तो ये आप देख रहे हैं बीच में एक ऐसी रेखा की तरह बनी हुई है, लेकिन बाइफोकल लेंस के विकल्प के रूप में एक और नया लेंस है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव लेंस। प्रोग्रेसिव लेंस। और प्रोग्रेसिव लेंस में क्या होता है कि आपको वो लाइन नहीं दिखती, बड़ा सफाई से बना होता है ना। और अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते तो फिर उसके लिए एक और विकल्प आता है और उसको कहते हैं मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस। तो आप सभी लिख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बाइफोकल ही है, ये बाइफोकल है, तो बाइफोकल लेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। और या करके लिख लीजिए, या और या। बस ये है कि जैसे जैसे नीचे उतरेंगे पॉकेट उतना ही ज्यादा ढीला होता है, राइट। ठीक है, तो है सब एक ही, बट वही है कि तकनीक की सहायता से और बेहतर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब आइए अंतिम की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट जो आई डिफेक्ट है उसका नाम है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म और बिंदुकता, अबिंदुकता, स्टिग्मैटिज्म, है ना। अब इसमें क्या होता है स्टिग्मैटिज्म में, देखते हैं। ये प्रॉब्लम होती है कि आपको दिखने में थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन नजर आने लगती है। डिस्टॉर्शन क्या है मैं समझाता हूं आपको। यानी कि वस्तुएं टेढ़ी या विकृत दिखती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहां पे दो इमेजेस है, दो एग्जांपल है। एक है नॉर्मल विजन का एग्जांपल, देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन में आपको ट्रैफिक की लाइट रात में ऐसे दिखती है, लेकिन जिस व्यक्ति को एस्टिग्मेटिज्म है उसको ये सारी लाइट्स ऐसे फ्लेयर्स की तरह दिखेंगी, है ना। नॉर्मल विजन में व्यक्ति को, देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। नॉर्मल विजन में उस व्यक्ति को आप देखेंगे तो ये ब्रिज जो है नॉर्मल दिखेगा, केबल्स वगैरह नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में फिर केबल्स ब्रिज सब धुंधले दिखने लगेंगे। सबसे क्लियर कट ये है कि व्यक्ति देख तो रहा है लेकिन व्यक्ति को या तो टेढ़ा मेढ़ा, विकृत या धुंधला दिखने लगा। ये एस्टिग्मेटिज्म है ना। तो लिख सकते हैं, इस दोष से ग्रसित, इस दोष से ग्रसित, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को वस्तुएं, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को वस्तुएं टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी या विकृत दिखाई देती हैं। टेढ़ी मेढ़ी या विकृत दिखाई देती हैं। टेढ़ी मेढ़ी या विकृत दिखाई देती हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है। तो इसका कारण है कि लेंस वेंस में सब गड़बड़ी नहीं है, बस ये है कि कॉर्निया जो था ना, ये कॉर्निया देखिए, ये नॉर्मल कॉर्निया, नॉर्मल कॉर्निया को आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल कॉर्निया बड़ा ही स्मूथ कर्व की तरह है, एकदम बढ़िया।
लेकिन अगर स्टिग्मेटिज्म होगा तो देखो कॉर्निया जो था वो असमान हो गया, वो थोड़ा अजीब दिख रहा है ना ऐसे, तो इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिक कॉर्निया। और एस्टिग्मेटिक कॉर्निया का मतलब है कि कॉर्निया विकृत हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, और उसके चलते फोकल पॉइंट्स जो होंगी वो रेटिना के आसपास होने लगेंगी। तो हल्की सी कॉर्निया में गड़बड़ी के चलते कॉर्निया एकदम होना चाहिए स्मूथ, एकदम एकदम समान उभार के साथ। जैसे कई बार एक थाली होता है और थाली में उभार होती है, उभार चारों तरफ बराबर होती है, वो थाली एकदम जमीन पे चिपक जाता है ना। लेकिन कई बार होता है कि थाली गिर गई, थाली को मोड़ दिया हमने, तो वो थाली जो होता है अब बढ़िया से चिपकता नहीं है, वो घूमता है। आप रोटी तोड़ेंगे तो वो थाली घूमने लगेंगी, उस थाली को पकड़ के इंसान खाना खा रहा होता है। तो ये वाली बात जो होगी ना, कॉर्निया का अगर साथ हो जाए तो कॉर्निया की विकृति हो गई है, और उस विकृति से फिर तकलीफ होगी। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका कारण कॉर्निया की सतह का, इसका कारण कॉर्निया की सतह का असमान होना है, असमान होना है। पहली बात तो अबोध कुमार, टॉफी नहीं है, स्ट्रेप्सिल्स है ना। तो टीचर टॉफी खाना पसंद नहीं करते, हालांकि मैं तो फिर भी खा लेता हूँ। स्ट्रेप्सिल्स है और गले में दर्द है, तो उसके लिए बीच बीच में कभी कुछ ले सकते हैं। हाँ, आपको भी दर्द है, आप आइए, मैं आपको देता हूँ। इसका कारण कॉर्निया की सतह का असमान होना है, कॉर्निया की सतह का असमान होना है। अब सवाल है कि निदान कैसे होगा। तो कल किसी ने कहा था चैट में कि सर मुझे डॉक्टर ने कहा सिलिंड्रिकल लेंस लगाने को, तो वही सिलिंड्रिकल लेंस है जिसके चलते ये सही होगा। यानी कि लेंस को सिलेंडर से काट के निकाला है। फुटबॉल से काट के लेंस निकाले, फुटबॉल से काट के अगर लेंस बनाया जाए तो स्फेरिकल लेंस, लेकिन अगर मान लो ये सिलेंडर है, ये कांच का सिलेंडर है, यहां से काट के लेंस बनाए तो लेंस कॉनकेव कन्वेक्स ही होगा, लेकिन वो होगा सिलिंड्रिकल। तो लिखिए बेलन, इसका निदान लिखिए, निदान बेलनकार लेंस के द्वारा, सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा। सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा, है ना। तो चारों के चारों आपके हो गए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का कारण क्या है? कॉर्निया के सतह का असमान हो जाना, कॉर्निया में विकृति आ जानी, जिसके चलते पूरा दिखना विकृत हो जाएगा और सिलिंड्रिकल लेंस से ठीक कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास अगर आप रूटीन चेकअप के लिए जाओ तो कहेंगे सिलिंड्रिकल लेंस लग गई है आपको, तो लेंस बदलवानी पड़ेगी। हालांकि आपको ऐसा कोई विकृति दिखती नहीं, क्योंकि उसका मान बहुत कम है, हमें नहीं समझ में आता, लेकिन डॉक्टर अपने मशीन से उस बात की जांच पड़ताल कर लेते हैं, और ये ज़्यादा बढ़ नहीं जाए इसके लिए क्या करते हैं, वो लेंस को बदल देते हैं। तो चलिए, प्रकाश वाली बात यहीं समाप्त हो गई, और अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ध्वनि, है ना। तो ध्वनि पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साउंड, ध्वनि। तो प्रकाश एक तरंग है, और प्रकाश के बारे में पढ़ा था, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ये होता है, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ये होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश ये है कि प्रकाश की जो गति है, दिशा है, उसके ऊपर और नीचे उसके कणों का कंपन होगा। तो प्रकाश इस लंबाई में जा रहा है, प्रकाश इस लंबाई में चलता चला जा रहा है, तो प्रकाश की लंबाई ये रही, है ना, प्रकाश की लंबाई इस दिशा में रही, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कणों की कंपन ऊपर नीचे होता रहा, राइट। तो अनुप्रस्थ है ये। लॉन्गिट्यूडनल में देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर लहर उठेगी तो स्प्रिंग का जो हिस्सा होगा वो आगे पीछे
उसी दिशा में आगे पीछे जाएगा। जैसे मैं हाथ की जो मूवमेंट कर रहा हूं, स्प्रिंग की जो लहरें होंगी वो ऐसे बढ़ेंगी। तो जिस दिशा में स्प्रिंग की गति है उसी दिशा में कंपन होगी। तो कंपन की दिशा और स्प्रिंग के अंदर गति की दिशा एक हो जाए तो लॉन्गिट्यूडनल। और यहां पे क्या है, प्रकाश की दिशा ये है, लेकिन तरंग में कंपन की दिशा ऊपर नीचे है तो अनुप्रस्थ हो गया। ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि नीचे वाले की तरह ट्रांसफर होता है ना। ध्वनि के लिए लिखिए पहली बात, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए ध्वनि के बारे में, और लिखें ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ये तो जानते ही आप, ध्वनि यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है? क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि माध्यम के कणों में कंपन के कारण जो तरंगे पैदा हो उसको यांत्रिक कहेंगे, और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। मैं जब बोलता हूं तो वायु कंपित होती है, और वायु एक माध्यम है। जिस दिशा में ध्वनि है उसी दिशा में वायु की कंपन होती है। जैसे यहां पे देखिए आप, कोई इंसान अगर बोले, स्पीकर से आवाज निकले, तो ये ध्वनि की दिशा है। और देखेंगे कि ध्वनि की जो दिशा है उसी दिशा में कणों की कंपन है। कण कंपित होकर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कणों के कंपन की दिशा, ये जो कणों के कंपन की दिशा है, देखिए दूसरे कलर से करता हूं, तो कणों के कंपन की दिशा और ध्वनि की दिशा एक ही है, तो अनुदैर्ध्य है। इस पे मत जाइए। इसी चीज को हम कहते हैं कि यहां से यहां तक के मान को लैम्डा कह देते हैं, तो यहां से यहां तक के मान को भी क्या कह देंगे, लैम्डा कह देंगे। सामान्य तरंगों में हम कहते हैं दो शीर्ष के बीच की दूरी को लैम्डा, यहां पे दो कंपनों के बीच की दूरी को लैम्डा कहेंगे। बात एक ही है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ब्रैकेट में लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जिसमें कंपन की दिशा तरंग के दिशा में ही होती है। तरंग के दिशा में ही होती है। तरंग के दिशा में ही होती है। ठीक है? इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल है कि जो तरंग की दिशा है, ध्वनि की दिशा है, कंपन की दिशा भी वही है। एक और टॉपिक है जो बहुत ही सरल सिंपल है, और उसको कहते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। तो देखिए आप, टॉपिक का नाम है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि आवृत्ति के हिसाब से मानव की सुनने की क्षमता यहां से लेके और यहां तक है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो ये हमारी रेंज ऑफ हियरिंग है। 20 हर्ट्ज से पीछे की तरफ चले जाएं तो इंफ्रासाउंड आप देख पा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। मैं लिख देता हूं, इंफ्रासाउंड। और अगर आप 20,000 हर्ट्ज से आगे की तरफ चले जाएं तो अल्ट्रासाउंड, है ना। तो पहले इसको बनाइए।
तो टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग और उसको लिखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख सकते हैं आप, लिखिए। अब क्या है कि हम इस रेंज में तो सुनते हैं, इसके आगे की आवाज को, इसके आगे की आवृत्ति को हम सुन नहीं पाते हैं, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। वो चमगादड़ वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे चले जाएं तो इंफ्रासाउंड होता है। इंफ्रासाउंड की आवृत्ति और कम होती है और इसको जानवर वगैरह सुन पाते हैं। लिखिए, एक पॉइंट लिखिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो जानने चाहिए आपको, लिखिए। भूकंप की तरंगे इंफ्रासाउंड के रूप में, इंफ्रासाउंड के रूप में पहले पहुंचती हैं, पहले पहुंचती हैं राइट, जिससे बिल में रहने वाले जानवर जिसे बिल में रहने वाले जानवर सुनकर सचेत हो जाते हैं, सुनकर सचेत हो जाते हैं। ठीक है। तो जो जानवर बिल में रहते हैं उनको तो और तकलीफ है ना भाई, भूकंप आएगा तो दब के पहले मरेंगे। लेकिन इससे पहले कि भूकंप की जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो हम तक पहुंचे, जब हमारे पृथ्वी के गर्भ में टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है, जब प्लेट्स आपस में मूव करते हैं, तो होता क्या है कि उसकी जो आवाज है, उसकी आवृत्ति बड़ी कम होती है और वो आवाज इन जानवरों तक इंफ्रासाउंड के रूप में पहुंच जाती है। और ये जानवर जब सुनते हैं इस आवाज को तो निकलकर भाग जाते हैं, जिसके चलते इन जानवरों की जान बच जाती है या सुरक्षित स्थान पे जाके शरण लेते हैं। मानव के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम इंफ्रासाउंड सुन नहीं पाते, तो हमें भूकंप के कंपन से ही पता चलता है कि भूकंप आई। ये प्रॉब्लम है ना। लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए। इंफ्रासाउंड का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। पहला पॉइंट लिखिए, ज्वालामुखी एवं भूकंप के अध्ययन एवं निगरानी में। ज्वालामुखी एवं भूकंप के अध्ययन एवं निगरानी में
ज्वालामुखी एवं भूकंप के अध्ययन एवं निगरानी में, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, पृथ्वी में उपस्थित चट्टानों और पेट्रोलियम यानी जीवाश्म ईंधन, पृथ्वी में उपस्थित चट्टानों और पेट्रोलियम की जांच पड़ताल में, जांच पड़ताल में, राइट, जांच पड़ताल में। और फिर लिखिए हृदय की जांच पड़ताल में, हृदय की जांच पड़ताल में, हृदय की जांच पड़ताल में। तो चट्टानों और पेट्रोलियम की जांच पड़ताल में, हृदय की जांच पड़ताल में, राइट। तो ये हो गया इंफ्रासाउंड के एक वैज्ञानिक प्रयोग। इधर आइए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग। राइट, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग, और उसमें लिखिए पहला, अल्ट्रासाउंड आप जानते ही हैं कि हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अब लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाना नहीं होता, वो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना, जिससे हम आंतरिक अंगों की तस्वीर निकालते हैं। तो लिख सकते हैं एक पॉइंट, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। और उसमें लिखिए पहला लिखिए फर्स्ट, अल्ट्रा सोनोग्राफी में, जो चिकित्सा का क्षेत्र है, अल्ट्रासोनोग्राफी में जो चिकित्सा का क्षेत्र है ना। दूसरा लिखिएगा, किडनी में उपस्थित पत्थर को तोड़ने के लिए, किडनी में जो किडनी स्टोन हो जाता है ना, दूसरा सेकंड, किडनी में उपस्थित पत्थर को या पथरी को तोड़ने के लिए, किडनी में उपस्थित पत्थर या पथरी को तोड़ने के लिए, यह भी होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अल्ट्रासाउंड से जैसे हम शरीर के अंदर झांक सकते हैं, उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड से हम किसी धातु के पाइप के या किसी धातु के नली के अंदर भी झांक सकते हैं। हम किसी पिलर की जांच पड़ताल कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक पे जो रेलवे की पटरियां बिछी हैं, उसके अंदर कोई दरार तो नहीं है, जहां तक हम नहीं देख पाए उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो जैसे हम मानव के शरीर के अंदर झांकते हैं, वहां भी झांक सकते हैं। तो लिख सकते हैं, धातु के टुकड़ों या पाइप, धातु के टुकड़ों या पाइप धातु के टुकड़े और पाइप के अंदर उपस्थित दरारों का पता लगाने में, उपस्थित दरारों का पता लगाने में,
राइट। तो ये भी होता है इसमें। रेलवे ट्रैक पे जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है और लगातार चलती है, लेकिन हर रात में मुंबई के लोकल ट्रेन की पटरियों की अल्ट्रासाउंड से जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं कोई दरार तो नहीं पड़ गई। इसके अलावा आपने एक और चीज समझी होगी, जानी होगी, सुना होगा कि पनडुब्बियां जो होती है ना, जो पानी के अंदर चलती हैं, उन पनडुब्बियों में एक प्रणाली काम करती है जिसको कहते हैं सोनार प्रणाली। हवा में तो रडार चलता है, रडार के बारे में आप जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, लेकिन पनडुब्बियों में हम सोनार के द्वारा पता करते हैं कि उसमें हलचल क्या हो रही है। तो जैसे देखिए, ये पनडुब्बी है और पनडुब्बी से यहां अल्ट्रासाउंड निकलेंगी, टकरा कर वापस आएगी। अल्ट्रासाउंड निकला और टकरा के वापस आया तो जाने और आने में लगे हुए समय की कैलकुलेशन की जाएगी। हमें स्पीड पता है और समय पता है तो दूरी निकाल लेंगे। यही तकनीक प्राकृतिक तौर में कहाँ होता है? डॉल्फिन में होता है। डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड पैदा करके मछलियों के बारे में पता करती है। और यही तकनीक जो होगा, वो चमगादड़ जो होता है वो हवा में अल्ट्रासाउंड पैदा करता है, टकरा कर आने वाली अल्ट्रासाउंड से ये पता कर लेता है कि कीट जो है वो कितनी दूर है ना। तो एक और पॉइंट लिखिए, पनडुब्बी एवं जहाजों के सोनार प्रणाली में, जिसको कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट। तो पनडुब्बी एवं जहाजों के सोनार प्रणाली में, है ना। फिर लिखिए, इस दोनों को कहते हैं इको लोकेशन। एको लोकेशन, प्रतिध्वनि से चीजों को पता करना। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डॉल्फिन और चमगादड़ के इको लोकेशन में, डॉल्फिन और चमगादड़ के इको लोकेशन पद्धति में, प्राकृतिक पद्धति है इनकी, डॉल्फिन और चमगादड़ के इको लोकेशन पद्धति में, इको लोकेशन पद्धति में। ठीक है। फिर और लिखिए, एक और चीज देखिए, इसी पद्धति से आगे हम पढ़ेंगे डॉपलर प्रभाव, और उन सब पद्धति से जो पुलिस होती हैं वो स्पीड कैमरा का प्रयोग करती हैं, और स्पीड कैमरा से क्या निकाल लेती है कि आने वाली कार की गति क्या है। ऐसे स्पीड कैमरा आप देखेंगे नेशनल हाईवेज पे लगे हैं, ऐसे स्पीड कैमरा दिल्ली के सड़कों पे लगे हैं। तो लिखिए, स्पीड कैमरा में वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए, स्पीड कैमरा में वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए, है ना, वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए, तो गति अपने आप ज्ञात कर लेता है। एक और पॉइंट लिखिए, छोटे एवं संवेदनशील कल पुर्जों की सफाई के लिए, जैसे महंगी घड़ियां। अब घड़ियों का तो संसार आप जानते ही हैं, करोड़ों की घड़ियां हैं। अगर आप अनंत अंबानी के शादी में गए हो तो 2 करोड़ की घड़ी आपको मिल गई होगी, अगर उनके साथ आप खड़े थे तो।
अब ये घड़ी 2 करोड़ की है तो जाहिर सी बात है इसको साफ करवाना करना, ऐसा तो नहीं कि कमला नगर और मुखर्जी नगर के बाजार में जाके बोलेंगे भैया बैटरी बदल दो, साफ कर दो, है ना। तो ये सब घड़ियां जो होती हैं वो बड़े ही सोफिस्टिकेशन के साथ इनको देख रेख में रखा जाता है, और ये घड़ियां जो हैं इनको साफ करने के लिए मानो टच भी नहीं करता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह का प्रयोग करता है ना। तो ये सब यहाँ की बातें हो गई। अब देखिए एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे, और वो टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। प्रकाश की गति तो आप सब जानते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्वनि की चाल, ध्वनि की गति के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, और ध्वनि की गति को लेकर हमारे सामने ये एक मामला है जिसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसको छोड़िए, मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि आप इसमें फिर बहुत कुछ लिखना शुरू कर देंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड में सबसे पहले वैक्यूम में, निर्वात में, वैक्यूम में, तो बता सकते हैं वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? तो नहीं होगा 0 मीटर पर सेकेंड। जानते हैं कि ध्वनि यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग होने के नाते ध्वनि तभी गमन करेगा जब उसको माध्यम में कुछ कण मिलेंगे, है ना। ठीक है। फिर देखिए हवा में, हवा में तो भाई बिल्कुल याद होना चाहिए ये। तो हवा में यानी एयर में, एटमॉस्फेयर में इसकी गति होगी 332 मीटर पर सेकेंड। ये बात याद होनी चाहिए, 332 मीटर पर सेकेंड। बाकी कुछ याद हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल में, पानी में, तो पानी में ऐसे तो होता है 1490, लेकिन 1500 मीटर पर सेकेंड मान ले तो कोई हर्ज नहीं है, बस एक अनुमान याद रखना है। कांच में अगर हम बात करें, कांच, ग्लास में, तो ग्लास में आप पाएंगे 4500 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में लगभग 4.5 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा, है ना। और अगर हम इस्पात में या स्टील में बात करें, लोहे की पटरियां हैं उसमें, तो लगभग 5900, लेकिन हम 6000 मीटर मान लें तो कोई हर्ज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, है ना। 332 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस पूरे मामले को देखने में यह लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ध्वनि की गति है ये सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में उससे भी कम। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि माध्यम की सघनता जितनी ज्यादा होगी ध्वनि की गति उतनी ही तीव्र होगी। सघन माध्यम में कण ज्यादा मिलेंगे, कण ज्यादा मिलेंगे तो कंपन भी ज्यादा होगा, और उस हिसाब से ध्वनि की गति प्रभावित होगी, है ना। तो लिखिए, पहले तो लिख लीजिए इसको। तो इस पूरे लिस्ट में एक संभाव, मतलब पूरा रटना नहीं है, लेकिन हाँ हवा वाली बात पता होनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और लिखें आप। माध्यम की सघनता अधिक होने पर, माध्यम की सघनता अधिक होने पर ध्वनि की गति तीव्र हो जाती है। माध्यम की सघनता अधिक होने पर ध्वनि की गति तीव्र हो जाती है ना। और आप देखते हैं कि सबसे सघन सॉलिड होता है, उससे थोड़ी कम सघनता लिक्विड की, और उससे थोड़ी कम सघनता गैस की। तो माध्यम की सघनता जैसे जैसे बढ़ेगी ध्वनि की गति वैसे वैसे तीव्र होगी। लेकिन हमारा लेना देना हवा में ध्वनि की गति से है। तो ध्यान दीजिएगा कि हवा जो है ना, हवा स्थिर चीज तो है नहीं। हवा में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और दो परिवर्तन होते हैं। हवा में आर्द्रता का मान बढ़ सकता है, घट सकता है, और हवा का तापमान बढ़ सकता है और घट सकता है। आप पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में कि एयर में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये वेरिएबल्स हैं, ये हमारे बढ़ते घटते रहते हैं, और इनका प्रभाव जो होगा ध्वनि की गति पे पड़ेगा। ये 332 मीटर पर सेकंड की जो बात है ना, वो हमने एवरेज निकाल रखी है ना। तो लिखिए हवा में ध्वनि की गति, एक हेडिंग लिखिए, हवा में ध्वनि की गति। हेडिंग है हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति। ठीक है, लिखिए हवा के तापमान बढ़ने पर, पहला पॉइंट लिखिए, हवा के तापमान बढ़ने पर, हवा के तापमान बढ़ने पर हवा के कणों में, हवा के कणों में कंपन का मान, कंपन का मान बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि की गति बढ़ जाती है ना, जिससे ध्वनि की गति बढ़ जाती है। दोबारा बोल देता हूं, हवा के तापमान बढ़ने पर हवा के कणों में कंपन का मान बढ़ जाता है, कंपन का मान बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि की गति बढ़ जाती है। जिससे ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब जब तापमान बढ़ेगी, तो आप जानते हैं कि तापमान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो कंपन का मान बढ़ेगा, और ध्वनि तो है ही कंपन वाली तरंग, तो जैसे ही कंपन की मान बढ़ेगी ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा गर्मी होगी एटमॉस्फेयर में, ध्वनि की गति उसी अनुपात पे थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। अगर हवा में आर्द्रता का मान बढ़ जाए तो ओवरऑल घनत्व बढ़ जाएगा। आर्द्रता के चलते वायु थोड़ा भारी हो जाता है, घनत्व बढ़ जाती है, और उसके चलते भी ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। तो चाहे तापमान बढ़े चाहे आर्द्रता बढ़े। तो लिखिए हवा में आर्द्रता का मान बढ़ने पर, हवा में आर्द्रता का मान बढ़ने पर हवा में आर्द्रता का मान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती ध्वनि की गति बढ़ जाती है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ये तो ध्वनि की गति की बात हो गई। एक और मामला है, और वह है ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। आपने इस बात को तो पढ़े रखा है ना कि आवृत्तियां कभी बदलती नहीं, है ना। हमने पढ़ रखा है कि स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। और एक बात और अब पढ़ लीजिए, और पहले भी पढ़ा था, कि फ्रीक्वेंसी
नहीं बदलती, किसी एक तरंग की फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तरंग बदलेगा तब फ्रीक्वेंसी बदलेगी। तो जब भी कोई भी तरंग, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे कोई भी तरंग हो, कोई एक तरंग है और वो तरंग एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस प्रवेश के दौरान उस तरंग की गति परिवर्तित होगी, लेकिन उसमें गति का जो परिवर्तन होगा वो तरंग दर के परिवर्तन के कारण होगा, क्योंकि किसी भी तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। हाँ, तरंग बदलेगा तो आवृत्ति बदलेगी। रेडियो वेव की आवृत्ति कुछ और होगी, माइक्रोवेव की आवृत्ति कुछ और होगी, लाल प्रकाश की आवृत्ति कुछ और होगी, नीले प्रकाश की आवृत्ति को कुछ और होगी। लेकिन अगर नीला प्रकाश ही जा रहा है तो उसकी एक आवृत्ति का मान है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है, और आवृत्ति का मान भी कुछ है, तो वो आवृत्ति अब मेंटेन रहेगी। आवृत्तियां नहीं बदलती, आवृत्तियां एनर्जी को डिपिक्ट करती हैं। तो ये बात एकदम गहराई से इस बात को समझ लीजिएगा कि जब भी किसी भी तरंग के संदर्भ में हम ये पढ़ें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ध्वनि हो या प्रकाश हो, कोई भी तरंग अगर जाती, तो उसके गति में परिवर्तन होगा, लेकिन गति में परिवर्तन होने का कारण, गति में परिवर्तन होने का कारक ये होगा, ये कभी नहीं बदलता, ये फिक्स होगा, आवृत्ति फिक्स होगी। तो लिख सकते हैं, जब ध्वनि की तरंगे, जब ध्वनि की तरंगे जब ध्वनि की तरंगे एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब गति में परिवर्तन होता है, तब गति में परिवर्तन होता है, तब गति में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन तरंग दैर्ध्य के परिवर्तन यानी लैम्बडा के परिवर्तन, तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लैम्बडा के परिवर्तन के कारण होता है। यह परिवर्तन तरंग दैर्ध्य या लैम्बडा के परिवर्तन के कारण होता है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर परिवर्तन होगा, अगर मान लो कि स्पीड 300 है और ये जो मामला है, अगर मान लो कि ये मामला 30 है और ये 10 है, और अब नए माध्यम में स्पीड 200 हो गया, तो ये 10 का 10 ही रहेगा, बदलेगा ये, तो ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। जो भी बदलाव होंगे वो लैम्बडा में होंगे। और ध्यान दीजिएगा कि यह जो नियम है ये प्रकाश सहित सभी अन्य तरंगों पे भी लागू होता है। तो लिखिए, यह नियम प्रकाश सहित, यह नियम प्रकाश सहित अन्य सभी तरंगों पर लागू होता है। अन्य सभी तरंगों पर लागू होता है। यह नियम प्रकाश सहित अन्य सभी तरंगों पर लागू होता है। तो आज के बाद से एक चीज एकदम क्लियर कट रहे, और वो बात ध्यान रहे कि कभी भी किसी भी तरंग की, किसी खास तरंग की आवृत्ति बदलती नहीं है, आवृत्ति वही रहती है। माध्यम में बदलाव होगा तो प्रकाश की गति भी बदली थी, माध्यम में बदलाव होगा ध्वनि की गति भी बदलेगी, लेकिन आवृत्तियां नहीं बदलेंगी। हाँ, अलग अलग तरंगों की आवृत्ति अलग अलग होगी, राइट, अलग अलग तरंगों की आवृत्ति अलग अलग होगी। तो एक बार है ना,
अगर हम एक आवृत्ति के मान को सेट रखते हैं तो वो वही मिलेगा, राइट। तो ध्वनि के बारे में इतनी सारी बातें थी। आपकी क्लास को लेकर आप सबकी बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं। मुझे बताया गया कि भाई बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं। तो जैसे मैंने कल कहा था कि भाई दिसंबर फर्स्ट वीक, यानी कि अब तो ये नवंबर ख़त्म ही हो गया, तो आपको इसकी सूचना मिल ही जाएगी। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग इस बात को देख रहे हैं, तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये सारा कुछ पूर्वतः चलेगा और हम फिर मिलेंगे क्लासरूम में हंसमुख और सुंदर चेहरों को देखते हुए। क्लास की जो पूरी कार्यक्रम है वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी, है ना। तो इस बीच में पढ़ाई रुके नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चलता रहे। हमारी प्रतिबद्धता भी ऑफलाइन के लिए ही है, बट वही है, कभी कभी स्थितियां ऐसी प्रतिकूल होती हैं कि किसी के वश में नहीं होता। बस ये है कि आपके स्तर पर स्थितियां प्रतिकूल होती है तो उसका प्रभाव सिर्फ आप तक रहता है, लेकिन संस्थान के लिए स्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो उसके भुक्तभोगी एक बड़ी संख्या बन जाती है। इस बात का एहसास है हमें, इस बात की जिम्मेदारी भी हम उठाते हैं, लेकिन कोशिश लगातार जारी है और हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और कल मिलेंगे और फिर जो है आगे की चर्चा इसी पे होगी। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।